नमस्कार साथियों, जितने भी स्टूडेंट्स YouTube चैनल पॉलिटी गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल को लेकर ये क्लास होने वाली है, संविधान की प्रकृति एवं विशेषताएं। पॉलिटी का जब आप सिलेबस देखोगे उसमें स्पष्ट रूप से दे रखा है संविधान की प्रकृति और विशेषताएं, जहां से आपका एग्जाम में प्रश्न आना बिल्कुल तय है। एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे। कल की क्लास में हमने राजस्थान के विभिन्न आयोगों को लेकर एक क्लास एमसीक्यू पर यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है, उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसको भी आप देख सकते हैं। क्लास में चलने से पहले एक बार थोड़ा सा जो हमारे अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा सीईटी का सिलेबस दे रखा है पॉलिटी का, 1 मिनट के लिए उस पर चर्चा कर लें और उसके बाद आगे की स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा कि हमको किस तरह से तैयारी करनी है। भारतीय संविधान की प्रकृति और प्रस्तावना, पहला जो बिंदु है वो है भारतीय संविधान की प्रकृति और प्रस्तावना। मौलिक अधिकार दूसरा टॉपिक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल यहां से प्रश्न आएगा। राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, राज्य विधानसभा, मंत्री परिषद, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य चुनाव आयोग, राज्य सूचना आयोग, ये बिल्कुल राजस्थान को विशेष फोकस करते हुए इनको आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? वैसे तो एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन हो सकता है एक आध टॉपिक जब आप पिछले साल का पेपर देखोगे वहां भी आप सारे टॉपिकों से प्रश्न नहीं आए हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं, जो आज की क्लास का एमसीक्यू का भी टॉपिक है। जितने भी प्रश्न विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीय संविधान की विशेषताओं से पूछे गए हैं एवं आगामी जो आपकी सीईटी की एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए किस प्रकार के प्रश्न, जो आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है अधीनस्थ बोर्ड का, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन्हीं के आधार पर आज की क्लास में एमसीक्यू रहेंगे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद और सर्वोच्च न्यायालय अर्थात संघ सरकारों से रिलेटेड भी आपका टॉपिक है सिलेबस में। बात करें सर संघीय और राज्य कार्यपालिका, चुनाव आयोग, कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य सूचना आयुक्त है, लोकपाल है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य के मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, राज्य सूचना आयोग, स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज, ये टॉपिक हैं आपके पॉलिटी के सिलेबस में। बात करें, देखो 20 से लेकर 21 दिन आपकी एग्जाम में शेष है। आपको एक एक दिन पर डे एक एक बिंदु से क्लास रहेगी। 2 टॉपिक में करा चुका हूं, एक तो ये जो आयोग है ना, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य सूचना आयोग और राज्य चुनाव आयोग, इससे रिलेटेड एमसीक्यू मैंने कल यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है वीडियो, वो आप देखें। आपका चुनाव आयोग है, कैग है, मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इससे रिलेटेड एमसीक्यू पहले करा चुके हैं। आज की क्लास में विशेषताओं से रिलेटेड एमसीक्यू हैं। विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में, बार बार कह रहा हूं, विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं एक एक टॉपिक से, उन सारे और आगामी किस प्रकार के प्रश्नों का ट्रेंडिंग है, उस सबका समावेश आपको क्लास में मिलेगा। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस वीडियो को, जो आपके फ्रेंड्स हैं जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो में अंत तक बने रहें। आप जैसे ही पहला प्रश्न देखोगे आपको लग जाएगा कि सर किस प्रकार का स्तर आपके प्रश्नों का है, और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। नीचे दिए गए कथनों के आधार पर सही कथन के संबंध में उत्तर का चयन करना है। आपको दे रखे हैं 2 कथन, और इन 2 कथनों में से आपको बताना है चारों ऑप्शंस को देखते हुए कि ये एक सही है, 2 सही है, दोनों सही है या दोनों गलत हैं। आप एक बार अच्छे से प्रश्न को पढ़ें, दोनों कथनों को। भारत में संसदीय प्रणाली है जो विधायी और कार्यकारी के बीच शक्तियों के पूर्ण पृथक्करण पर आधारित है, पहला बिंदु है। दूसरा जो कथन है वो है संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप में जाना जाता है। दोनों कथन आप पढ़ोगे, और जैसे ही आप पढ़ोगे तो पहला प्रश्न आपको सही सा लगेगा, क्योंकि यहां तक आप जैसे ही पढ़ोगे ना आपको लगेगा बिल्कुल सर सही है, भारत में संसदीय प्रणाली है, और आप पहला पढ़ोगे। दूसरा वेस्टमिंस्टर मॉडल, बिल्कुल जो संसदीय प्रणाली है उसको वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं, और आप सही करके आ जाओगे ऑप्शन नंबर सी, जो आपका हो जाएगा गलत। और एग्जामिनर तो आपसे चाहता यही है, क्यों? क्योंकि वो चाहता ही नहीं कि आप 40% मार्क्स लेकर आओ। आप सोच रहे हो ना कि सर नेगेटिव मार्किंग हट गई है,
नेगेटिव मार्किंग हटा तो दी है दोस्तों, लेकिन जो एग्जाम का लेवल है ना वो थोड़ा अच्छा लेवल रहने वाला है, तो आप उसी तरह से तैयारी करें। 20 और 21 दिन जो आपके एग्जाम के शेष हैं, अपने आप को तपा दो पूर्ण रूप से। 20 और 21 दिन आप कहोगे सर 20 और 21 दिन में, 20 और 21 दिन में मैं दावा कर रहा हूं 100% आपका सीटी क्रैक हो जाएगा। सीटी क्रैक 20 से लेकर 21 दिन जो भी शेष है ना, 20-21 दिन में आपका सीटी क्रैक हो जाएगा। बस आपको वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लास्ट टाइम तक देखना है, सारी वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। आप देखेंगे आपको एग्जामिनर यहां से प्रश्न गलत करा देगा, ऐसे प्रश्न पूछ के, क्योंकि आगे का जो कथन है ना उसने गलत दे दिया। आप कहोगे सर कैसे? ऐसे दे दिया कि विधायिका और कार्यकारी के बीच शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण है, अलग अलग है। ये तो अमेरिका में है, हमारे भारत में नहीं है। हमारे भारत में तो जो संसद है ना, उस संसद में से ही विधायिका और मंत्रिपरिषद अर्थात कार्यपालिका दोनों पृथक नहीं है, एक ही है। ऑप्शन कथन एक तो गलत है। बात करें दूसरे कथन की, संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप में जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है। केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें एक बार। भारतीय संविधान में संघीय शब्द सीटी 2022 12th लेवल जो 5 फरवरी 2023 को एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया प्रश्न है कि जो भारतीय संविधान में संघीय शब्द है कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है, उद्देशिका में प्रयुक्त हुआ है, संविधान के भाग 3 में प्रयुक्त हुआ है या अनुच्छेद 368 में प्रयुक्त हुआ है। इस प्रश्न का राइट आंसर आप देख के लगा दोगे। संघीय शब्द के लिए रट लो, भारतीय संविधान में संघीय शब्द कहीं पर नहीं है। आप कहोगे सर है क्या? नहीं है। कैसे नहीं है? तो देखो भारतीय संविधान का आप देखेंगे अनुच्छेद 1, क्या देखेंगे? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 जब आप पढ़ते हो, अनुच्छेद 1 में क्या दे रखा है बताएं? अनुच्छेद 1 में है भारत राज्यों का संघ होगा। किसका संघ है? भारत राज्यों का संघ है। और यहां क्या पूछ लिया आपसे? राज्यों का संघ। संघीय शब्द आ गया, क्या आ गया? संघीय। आप इंग्लिश ट्रांसलेट जब भी पढ़ोगे तो इसके लिए इंग्लिश में एक शब्द आता है फेडरल। क्या आता है? फेडरल। लेकिन भारतीय संविधान में तो फेडरल है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया दैट इज भारत, आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states। क्या है सर? इंडिया दैट इज भारत shall be a union of state। भारत के लिए फेडरल नहीं सर, यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात भारत के लिए फेडरल या संघीय शब्द का प्रयोग ही नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। आशा करता हूं फेडरल और यूनियन ये 2 शब्द आपको क्लियर हो गए होंगे। क्लियर है? फेडरल का और यूनियन का। भारत के लिए भारतीय संविधान में फेडरल शब्द का कहीं पर यूज नहीं हुआ है। क्या शब्द यूज हुआ है? तो भारत के लिए एक शब्द यूज हुआ है यूनियन। क्या हुआ है? ये सर यूनियन है, फेडरल नहीं है। क्लियर? तो फेडरल शब्द संघीय शब्द का भारतीय संविधान में कहीं पर भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। एक बात अनुच्छेद 1 से और क्लियर होती है, और वो क्लियर होगी कि पहला जो आर्टिकल है ना उसमें भारत के 2 नाम मिलते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है, इंडिया दैट इज भारत। प्रश्न पूछ लेगा एग्जामिनर आपसे कि भारत शब्द के लिए 2 शब्द दो आए हैं। भारत के लिए 2 का प्रयोग किया गया है, इंडिया का भी और भारत का। ऐसा कौन से आर्टिकल में प्रयोग है? अनुच्छेद 1 कहता है भारत के लिए 2 प्रयोग हैं, भारत और इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हमारे संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करती है? क्वेश्चन नंबर 3 देखें। केंद्र की आपातकालीन शक्ति, राज्य में राष्ट्रपति शासन का लागू होना, अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होना, राज्य सरकारों को निर्देश देने की केंद्र सरकार की शक्ति। सही विकल्प का चयन करना है। 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, 1 3 4 या 1 2 3 और 4 चारों के चारों सही है। बात किसकी की है प्रश्न में? एक बार देखिए, एकात्मक शासन प्रणाली। जब आप भारतीय संविधान पढ़ते हो ना तो भारतीय संविधान में आप देखोगे सर
संघात्मक और एकात्मक, ये दो शब्द आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है? संघात्मक और एकात्मक, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है, देखो जब भी बात केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारा, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारा को लेकर होगी, अर्थात शक्तियों का विभाजन हो सकता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी शब्द यूज हो सकता है, अर्थात कोई भी विशेषता जो ये शो करती है कि केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा है, केंद्र और राज्यों के मध्य विकेंद्रीकरण है, अर्थात केंद्र ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, केंद्र शक्तिशाली नहीं है, वो विशेषता होगी संघात्मक की। और जहां पर भी केंद्र को शक्तिशाली माना जाएगा, जो विशेषता ये दिखाएगी कि केंद्र शक्तिशाली है, वो विशेषता होगी एकात्मक की। बस ये बात आपको ध्यान में बिठा लेनी है। संघात्मक और एकात्मक में संघ और राज्यों के मध्य अगर शक्तियों का बंटवारा है, संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा हो गया, संघात्मक हो गई। अगर केंद्र शक्तिशाली हो रहा है तो इसका मतलब वो एकात्मक हो गई। और भारत के लिए ना तो एकात्मक बल्कि एक केसी वियर है। कौन है? केसी वियर है। और केसी वियर कहता है कि भारत अर्ध संघीय व्यवस्था है। कैसी है सर? अर्ध संघीय है, अर्थात संघात्मक और एकात्मक दोनों विशेषताओं का मिश्रण है। ना तो भारत पूर्ण रूपेण संघात्मक है और ना एकात्मक है। अब जो विशेषता आपको लगे कि केंद्र शक्तिशाली ज्यादा है, एकात्मक, और जहां आपको लगे केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा है, प्रॉपर पृथक्करण है, विकेंद्रीकरण है, वो विशेषता है संघात्मक की। एक बार प्रश्न पढ़ें और इस क्वेश्चन का आंसर दें। एकात्मक स्वरूप प्रदान करती है। देखो केंद्र की आपातकालीन शक्ति, अर्थात ये बता रहा है कि केंद्र क्या है? शक्तिशाली है। भाई केंद्र के पास आपातकालीन शक्ति है, इसका मतलब जब केंद्र शक्तिशाली होगा तो ये कौन सी हो गई? एकात्मक हुई या संघात्मक? आप कहोगे सर केंद्र जहां पर शक्तिशाली है एकात्मक। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356। कौन सा आर्टिकल है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 है, जो राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन की बात करता है, अनुच्छेद 356। और जैसे ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा तो केंद्र शक्तिशाली होगा कि नहीं होगा? और केंद्र शक्तिशाली होगा, अर्थात ये विशेषता हो जाएगी एकात्मक की। अगली बात करें, अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है, अर्थात इसमें भी क्या है सर? इसमें भी केंद्र शक्तिशाली है और ये विशेषता भी किसकी है? एकात्मक की। राज्य सरकारों को निर्देश देगा केंद्र, तो यहां पर भी केंद्र शक्तिशाली है, तो ये विशेषता हो गई एकात्मक की। और किसकी विशेषता पूछी है? एकात्मक की पूछी है। 1 2 3 4 चारों की चारों विशेषता एकात्मक की है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न एक बार पढ़ लें। कथन दे रखे हैं, कारण दे रखा है, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। अभी बताया है मैंने, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है ना एकात्मक है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए व आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, और आर गलत है परंतु ए सही है। इस कथन और कारण वाले प्रश्न ऐसा ट्रेंडिंग चल रहा है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट लगा लेना है। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, अभी मैंने आपको बताया था, ना तो ये पूर्ण रूपेण संघात्मक है ना एकात्मक है। दोनों की विशेषताएं इसमें देखने को मिलती हैं, तो इसलिए केसी वियर भी कहता है कि अर्ध संघात्मक शासन प्रणाली है भारत की। ऑप्शन नंबर ए व आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, अर्थात ये जो कथन दे रखा है ना अर्ध संघात्मक, आप कहोगे सर अर्ध संघात्मक है, क्यों है? क्योंकि ना तो ये संघात्मक है और ना एकात्मक इसलिए है, तो आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देख ले एक बार। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं, चारों की 3 विशेषताएं दे रखी हैं, 3 विशेषताओं को पढ़ना है और उपयुक्त कथनों पर विचार करते हुए नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का आप चयन करेंगे।
चारों ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर हैं। बताना है 1 और 2 सही है, 1 व 3 सही है, 2 व 3 सही है, या 1 या 2 या 3 सही है। आपको आंसर बताना है। संपूर्ण भारत के लिए एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है एकल का। आपका आंसर होगा सर एकल का। और एकल नागरिकता का प्रावधान हमने कहां से ले लिया? ब्रिटेन से ले लिया। दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये विशेषता तो है। संसदात्मक शासन प्रणाली, बिल्कुल भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है, ब्रिटेन से ले ली, ये भी है। कठोरता एवं लचीलेपन का जो भारतीय संविधान है वो कठोर एवं लचीलेपन का आपको प्रॉपर समन्वय देखने को मिलता है। 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी, तीनों की तीनों विशेषताएं भारतीय संविधान की हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, निम्न में से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? इसकी बात कर ली सर, एकात्मक। आपको बताना है 6 बिंदु दे रखे हैं, 6 बिंदुओं में से कौन कौन से बिंदु एकात्मक तत्व को अर्थात भारतीय संविधान की एकात्मक व्यवस्था की ओर इंगित करते हैं। आपको बताना है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, न्यायिक पुनरावलोकन, अखिल भारतीय सेवा या द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। अब आपको आंसर दे रखे हैं 4, कौन कौन से सही है? 1 2 3 2 3 4, 2 3 5 या 4 5 6। एक बार आप अच्छे से सबको पढ़ें। मैंने आपको डिटेल्स पहले क्लियर कर दी है, कौन सी विशेषता संघात्मक की है और कौन सी विशेषता एकात्मक की है। एकात्मक में जहां भी केंद्र आपको शक्तिशाली लगे कि केंद्र शक्तिशाली हो रहा है, एकात्मक है। एक बार देख लें, शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, विकेंद्रीकरण अर्थात केंद्रीकरण नहीं है, और केंद्रीकरण होगा शक्ति केंद्र के पास रहेंगी, विकेंद्रीकरण हो जाएगा अर्थात शक्तियों का विभाजन या पृथक्करण या बंटवारा हो गया है, तो ये विशेषता एकात्मक की नहीं है, संघात्मक की है। ऑप्शन नंबर ए तो गलत है, एक तो है नहीं सर एकात्मक की विशेषता। बी देख लें, दूसरा देख लें। दूसरा आप देखें राज्यपालों की नियुक्ति। राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है राज्यों में, और राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर राज्यों में कार्य करता है। इसमें आपको लगेगा सर ये विशेषता एकात्मक की हो गई, केंद्र शक्तिशाली हो गया। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में सभी राज्यों को अलग अलग अनुसूची, जब 4 आप पढ़ोगे भारतीय संविधान की अनुसूची 4, राज्यसभा में सीटों का आवंटन और राज्यसभा में सीटों का आवंटन असमान प्रतिनिधित्व, सर ये भी एकात्मक की विशेषता है। चौथा देख ले, न्यायिक पुनरावलोकन, ये एकात्मक की विशेषता नहीं है। अखिल भारतीय सेवाएं, ये एकात्मक की विशेषता है। क्यों? ये देखो अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सारी की सारी सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ये एक्चुअल में केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं लेकिन कार्य करते हैं राज्यों में, अर्थात ये विशेषता एकात्मक की। 2, 3 और 5 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है। 2 एकात्मक की है, 3 एकात्मक की है, 5 एकात्मक की है। नेक्स्ट प्रश्न आप एक बार देख लें, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य, 4 ऑप्शंस आप एक बार अच्छे से पढ़ें। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना है, बिल्कुल सही है। सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है, अधिकतम जनसंख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो इसमें आपको कंफ्यूज किया है एग्जामिनर ने कैसे। अगर सबसे सूटेबल, सबसे उपयुक्त बात करें तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है अधिकतम का अधिकतम सुख, अधिकतम जनसंख्या को अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना कल्याणकारी राज्य। बिल्कुल देखो कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करेगा कल्याणकारी राज्य, लेकिन इसकी जगह अगर ये कह देता कि उपयुक्त तीनों कथन सही है, इसका आंसर हो जाता ना नीचे वाला, लेकिन यहां सबसे सूटेबल पूछा है तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? आप एक बार बताएंगे। नहीं पूछा है नहीं पूछा है, नहीं है अर्थात 3 है, 1 नहीं है। पंथ निरपेक्ष राज्य, कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय, संसदीय शासन व्यवस्था और शक्तियों का केंद्रीकरण। इस प्रश्न का जैसे ही आप आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर? भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, बिल्कुल। और पंथ निरपेक्ष राज्य कौन होता है? जिसका कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं होता है। भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म है क्या? नहीं सर, भारत तो सर्वधर्म समभाव की नीति पर कार्य करता है। किस पर करता है सर? सर्वधर्म समभाव की बात करने वाला है भारत। तो इसका मतलब
पंथनिरपेक्ष राज्य है। कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय है, बिल्कुल पूर्ण समन्वय देखने को आपको मिलता है। भारतीय संविधान ना तो ज्यादा कठोर है ना ज्यादा लचीला है, तो ये भी सही है, विशेषता ये भी है, ये भी है। संसदीय शासन व्यवस्था जो हमने ब्रिटेन से ले ली, कहां से ले ली? ब्रिटेन से ले ली, तो ये भी सही है। जो नहीं है वो है शक्तियों का केंद्रीकरण। शक्ति केंद्र के पास नहीं है, अर्थात एक के पास नहीं है, शक्तियों का क्या कर रखा है? विकेंद्रीकरण कर रखा है। और विकेंद्रीकरण के लिए आप देखोगे भारतीय संविधान की अनुसूची कौन सी है? भारतीय संविधान की अनुसूची 7। अनुसूची 7 है। अनुसूची 7 में शक्तियों का बंटवारा है। क्या है? अनुसूची 7 में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा दे रखा है। शक्तियों का बंटवारे की जब भी बात होगी, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में, इसका मतलब केंद्रीकरण नहीं है बल्कि विकेंद्रीकरण है। ऑप्शन नंबर डी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। एक बार देख लें आप नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का, भारत का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का या दक्षिणी अफ्रीका का? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भारत का। भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा, कैसा है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान है। लिखित और व्यापक संविधान है। और कितने अनुच्छेद हैं? सर भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। 395 अनुच्छेद। अनुसूची कितनी है? मूल संविधान की बात करें 8 और वर्तमान की करें 12 है। और भाग कितने सर? भाग हैं 22। ये है भारत का संविधान जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार आप देखें, भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता हमने अमेरिका से ली है? कहां से ली है? अमेरिका से ली है। नीति निर्देशक तत्व, संसदात्मक शासन प्रणाली या मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना। आप इस प्रश्न का राइट आंसर दें और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? देखो नीति निर्देशक तत्व पूछे हैं। नीति निर्देशक तत्व हमने भारत में कहां से ले लिए? आयरलैंड से ले लिए, है ना। संसदात्मक शासन प्रणाली हमने कहां से ले ली? संसदात्मक शासन प्रणाली हमने ग्रहण की ब्रिटेन से। मौलिक कर्तव्य रूस से, कहां से? रूस से ले लिए हमने। न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया ऑप्शन नंबर डी, ये हमने ले ली अमेरिका से। कहां से ले ली? अमेरिका से। कुछ और डाटा की बात करें इस प्रश्न से रिलेटेड, तो मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में थे क्या? तो मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। आपका आंसर होगा ये कि सर मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, तो बाद में जुड़ेगा। और 42वां संविधान संशोधन होगा 1976 में। भारतीय संविधान का भाग 4A और अनुच्छेद है 51A जोड़ा जाएगा और इसमें मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है जो हमने रूस से ले लिए। बात की गई है सर अमेरिका से। ऑप्शन नंबर डी उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया जो हमने ली वो अमेरिका से ले ली। अमेरिका देखो मूल अधिकारों की बात करता है तो मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से ले लिए। न्यायपालिका से रिलेटेड जो भी बात होगी, स्वतंत्र न्यायपालिका है, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है, उपराष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, ये सारे के सारे प्रावधान हमने कहां से ले लिए? अमेरिका से ले लिए। बात थोड़ी सी और कर लें कि जब हम भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं? भारतीय संविधान के स्रोत। तो स्रोत जब आप पढ़ते हैं तो कुछ जो आलोचक हैं वो भारतीय संविधान को उधार का थैला कहते हैं। क्या कहते हैं? उधार का थैला। और इस पर एक समालोचना मैंने की है। आप जब भी YouTube चैनल पर देखोगे भारतीय संविधान के स्रोत वाली वीडियो, तो मैंने उधार के थैला को लेकर प्रॉपर, क्योंकि कुछ जो आलोचक हैं इसको उधार का थैला कहते हैं, कुछ कहते हैं सर कि ये तो हमने सारे के सारे जो प्रावधान है वो दूसरे देशों से ग्रहण कर लिए। और सबसे ज्यादा जो प्रभाव है 2/3 वो है 1935 के भारत शासन अधिनियम से ले लिया। तो कुछ आलोचकों का कहना है, इस पर मैंने विस्तृत रूप से वीडियो बना रखी है, उधार का थैला क्यों कहते हैं, तो ये आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के स्रोत वाली वीडियो में। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की आज के क्लास में, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन छांटना है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं।
वेस्टमिंस्टर वॉशिंगटन में एक स्थान है जहां अमेरिका की संसद है। भारतीय मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी। भारतीय संविधान के भाग 9 में प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। आपको ये देखने हैं कि कौन सा कथन गलत है। गलत कथन जब भी आप इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न का वेस्टमिंस्टर जो है ये वॉशिंगटन जो है इसमें नहीं है सर, ये तो सर ब्रिटेन में है। कहां है सर? ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में एक स्थान है जहां ब्रिटेन की संसद है, ब्रिटिश संसद है। किसकी संसद है? ब्रिटिश की संसद है। और इसीलिए भारत की जो संसदात्मक शासन प्रणाली है उसको वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं, क्योंकि हमने जो संसदात्मक शासन प्रणाली वो ब्रिटेन से ली। इस प्रश्न का गलत जो कथन हो जाएगा, राइट आंसर होगा वो होगा वेस्टमिंस्टर वॉशिंगटन नहीं, अब तो ब्रिटेन में स्थान है। ऑप्शन नंबर बी। मूल संविधान की बात करें 395 अनुच्छेद थे, आज भी 395 अनुच्छेद हैं। 8 अनुसूची मूल संविधान में थी, वर्तमान में 12 अनुसूची हैं और 22 भाग मूल संविधान में थे और वर्तमान में भी 22 भाग हैं। ये बात क्लियर है। भारतीय मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी। बात की है सर मौलिक अधिकारों के मूल संविधान की। किसकी? मूल संविधान अर्थात 26 जनवरी 1950 की बात हो रही है। 26 जनवरी 1950 को मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7 और अब रह गई है 6। संपत्ति का जो अधिकार था अनुच्छेद 31 में, इसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर सामान्य विधिक अधिकारों में जोड़ दिया गया है। किसमें जोड़ दिया गया है सर? आर्टिकल 300A जब आप पढ़ोगे 300A में संपत्ति के अधिकार को जोड़ दिया है और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटकर कितनी हो गई है सर? 6 हो गई है। तो मूल संविधान की बात की है तो ये भी कथन सही है, गलत नहीं है, ये भी सही है। भारतीय संविधान का भाग 9 जब आप पढ़ोगे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। 73वां संविधान संशोधन कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन 1992 में होगा और इसके द्वारा भारतीय संविधान में एक अनुसूची जोड़ी जाएगी और अनुसूची रहेगी 11। कौन सी रहेगी? 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी जाएगी। भाग 9 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। बलवंत राय मेहता समिति ने भी सिफारिश दी थी कि पंचायती राज कितनी स्तरीय होना चाहिए? त्रिस्तरीय होना चाहिए, जबकि अशोक मेहता ने कहा था द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गलत कथन है। इतना सारा डेटा आपको इस प्रश्न से मिल गया है, मतलब प्रश्न एक है लेकिन कम से कम 8 से लेकर 10 प्रश्न आपको इस एक प्रश्न के साथ कवर करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से भी आपको गलत कथन छांटना है। भारत के संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बिल्कुल सही है सर, ये तो सही है, गलत नहीं है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था एक प्रश्न भी है जो कि आपके 12th CET में पूछा गया 5 फरवरी 2023 वाले में, है ना? तो वहां पर भी प्रश्न संघीय शब्द का कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं है। दूसरे की बात करें अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख है राज्यों का संघ। बिल्कुल, आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत एक राज्यों का संघ होगा, ये भी सर राइट कथन है। भारतीय संविधान के वैध होने का एक कारण इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों के संविधान का होना है। जब आप भारतीय संविधान पढ़ोगे तो उसमें संघ का भी कानून है, संघ का भी संविधान है, केंद्र का संविधान है और राज्यों का भी संविधान है। तो बिल्कुल इसलिए ये ज्यादा विस्तृत हो गया है और इसलिए विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद हैं। इतने अनुच्छेद विश्व में किसी भी संविधान में नहीं है। क्लियर है? तो ये भी सर राइट है, तो इसका मतलब गलत कथन होगा चौथा। कैसे होगा? अमेरिकी संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है। गलत। भारत में भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है और हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ले ली सर? हमने ले ली सर जापान से। कहां से ले ली? जापान से ले ली। ऑप्शन नंबर डी गलत कथन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही छांटना है? सही कौन सा है? गलत नहीं, सही है। भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। बिल्कुल सर, भारत में तो संसदात्मक शासन प्रणाली है और संसदात्मक शासन प्रणाली हमने कहां से ले ली? ब्रिटेन से ले ली। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका, बिल्कुल स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है
और ये हमने ले लिया अमेरिका से। ऑप्शन सी, भारतीय संविधान में विधि के शासन की व्यवस्था है, विधि के शासन की व्यवस्था हमने जापान से ले ली। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर है। तीनों के तीनों जो ऑप्शंस हैं सही है। संसदात्मक शासन प्रणाली है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है और विधि के शासन की व्यवस्था भी है, जापान से ले ली। स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका से ले ली, संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन से ले ली। ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप एक बार देख लें। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सर, आप एक बार देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आपको छांटना है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित व्यापक संविधान है, बिल्कुल राइट कथन है। 395 अनुच्छेद है और इतने अनुच्छेद भारतीय किसी भी देश के संविधान में नहीं है, तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत का संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, लोकतंत्रात्मक है, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी है, ये भी सही है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 3 कौन सा है? भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार समाविष्ट है, मौलिक अधिकारों संबंधित प्रावधान है, ये भी सही है। संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये गलत हो गया सर। क्यों हो गया? क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको मूल कर्तव्य, और मूल कर्तव्य हमने संविधान में कहां से ले लिए? मूल कर्तव्य हमने लिए सर रूस से। कहां से लिए हैं? रूस से लिए हैं सर। कहां से लिए हैं? रूस से लिए हैं। और ये मूल संविधान में थे क्या? आपका आंसर होगा सर नहीं थे। क्या थे? नहीं थे। इसका मतलब इनको बाद में जोड़ा है, तो बाद में जोड़ा गया है तो कोई संविधान संशोधन होगा। 42वां कब होगा? 42वां संविधान संशोधन 1976 होगा और मूल कर्तव्य जोड़े जाएंगे। एक समिति है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य जोड़े जाएंगे। भारतीय संविधान का भाग हो जाएगा 4A और अनुच्छेद है 51A। ये डाटा भी आपको मौलिक कर्तव्यों से याद रखना है। कोई डाउट यहां तक? मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, मूल कर्तव्य भाग 4A 51A में बाद में जुड़ेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और आपको एक बात और रखना है, जब ये जोड़े गए थे तब उनकी संख्या 10 थी और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 11 हो गई है। 86वां संविधान संशोधन होगा 2002 में और इसके द्वारा मौलिक जो कर्तव्य है वो हो जाएंगे 11। क्लियर है? ये डेटा भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। 4 कथन दे रखे हैं और फिर आपको बताना है कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान विदेशी स्रोतों से ग्रहित संविधान है। बिल्कुल सर, ये तो राइट कथन है। हमने विदेशों से जो भी पहले हमसे पहले संविधान बन चुके थे उन देशों से जो जो व्यवस्थाएं, जो जो अनुच्छेद हमारी तत्कालीन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ठीक लगे, हमारे संविधान निर्माताओं ने उन विशेषताओं को हमारे संविधान में ग्रहण किया। सही है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है और एकल नागरिकता बार बार बता रहा हूं हमने ले ली सर ब्रिटेन से। अमेरिका की तरह भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। दोहरी नागरिकता है क्या भारत में? दोहरी नागरिकता सर नहीं है, एकल नागरिकता है। ये भी बिल्कुल सही है। वयस्क मताधिकार, भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार अनुच्छेद 326, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 है और 326 मत देने का अधिकार प्रदान करता है। और एक डेटा याद रखना है, पहले इसमें उम्र थी 21 और अब उम्र हो गई है 18। एक संविधान संशोधन होगा 61वां और 61वां संविधान संशोधन 1989 में होगा और इसके द्वारा 21 वर्ष से घटाकर उम्र कर देंगे 18। तो वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है। भारतीय संविधान बिल्कुल लोकप्रिय प्रभु सत्ता पर आधारित संविधान है। चारों के चारों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप चलें क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय या संघात्मक है? संघात्मक शासन प्रणाली की आपको विशेषता देखनी है। संविधान लिखित और व्यापक है, इससे पता चलेगा क्या? चलेगा पता? नहीं चलेगा सर, इससे तो पता नहीं लगेगा संघात्मक का। स्वतंत्र न्यायपालिका, इससे भी पता नहीं चलेगा। केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण है, बंटवारा है। ऑप्शन नंबर
सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। और मैं बार बार कहता हूं, जहां केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा है ना, वहां संघात्मक शासन प्रणाली है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बहुत अच्छे प्रश्नों का समावेश है। एक भी प्रश्न आपको मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, सीटी ग्रेजुएशन लेवल का बिल्कुल पिछले साल का पेपर भी मैंने रीड किया है और लास्ट ईयर के सारे यूपीएससी के आरपीएससी के क्वेश्चनों का पैटर्न देख के आपको एक एक टॉपिक से सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करवाई जाएगी। 20 दिन में आपको सीटी क्रैक करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। भारत में निम्न में से किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? अमेरिका की तरह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, या ब्रिटेन की तरह संसदात्मक शासन प्रणाली है, फ्रांस की तरह अध्यक्षात्मक या सामूहिक मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली? ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन से हमने संसदात्मक शासन प्रणाली ले ली और भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संसदात्मक शासन प्रणाली है। 18 की बात कर लें, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य नहीं है नहीं, कौन सा नहीं है? कल्याणकारी राज्य भारत है, बिल्कुल है सर। और कल्याणकारी राज्य की विशेषता क्या है? अधिकतम संख्या का अधिकतम हित, अधिकतम संख्या या जनसंख्या का अधिकतम हित, ये कल्याणकारी राज्य की विशेषता है सर। साम्यवादी राज्य है क्या? समाजवादी राज्य है? राजनीतिक समानता है? बिल्कुल राजनीतिक, देखो आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता बिल्कुल भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीनों जो विशेषता हैं वो भारतीय संविधान की हैं, अर्थात ये भी सही है, डी भी सही है। समाजवादी राज्य की बात करें तो भारत एक समाजवादी राज्य है। समाजवाद आपको प्रस्तावना में भी शब्द जोड़ा गया था, है ना? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द बाद में जोड़े ना, तो भारत एक समाजवादी राज्य है, ये भी सही है। साम्यवादी राज्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। भारतीय संविधान में आपको साम्यवादी राज्य की परिकल्पना से रिलेटेड कोई भी तथ्य देखने को नहीं मिलता है, कोई भी प्रावधान नहीं है, साम्यवादी राज्य की परिकल्पना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देख लें एक बार। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। ये तो विधि के समक्ष समानता हो गई। धर्मनिरपेक्ष राज्य का इससे क्या मतलब है? ये तो गलत है। सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार, ये बात कर ली वयस्क मताधिकार की, आर्टिकल 326 की, इसका भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 जब आप पढ़ोगे, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी सर धार्मिक धर्मनिरपेक्ष देश से कोई रिलेटेड नहीं है। किसी भी विशेष धर्म को भारत के धर्म के तौर पर संविधान मान्यता नहीं देगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखो धर्मनिरपेक्ष देश से मतलब होता है कि जब किसी भी देश का एक राष्ट्रीय धर्म नहीं होता है, सभी धर्म बिल्कुल समान है, किसी भी धर्म के नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी आधार पर। ये सारी की सारी विशेषताएं भारतीय संविधान में मौजूद हैं, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान कैसा है? यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया प्रश्न है। कठोर है, लचीला है? नहीं कठोर है, नहीं लचीला है, या अंशतः कठोर या अंशतः लचीला है? ऑप्शन नंबर डी, कठोरता और लचीलेपन का समन्वय देखने को मिलता है। कठोरता और लचीलेपन का समन्वय, लचीलेपन का समन्वय आपको देखने को मिलता है भारतीय संविधान में। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि कुछ रूप से कुछ आप प्रावधान देखोगे वहां कठोर है और कुछ प्रावधानों में लचीलापन भी है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो में, नए कंटेंट, नए जुनून, नए जोश के साथ, कुछ नया कंटेंट आपको लेकर। और जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं, पॉलिटी की सारी तैयारी 20 दिन में मैं लोकेश डागर आपके साथ कराने के लिए तैयार हूं। बस आपको 20 दिन अच्छे से मेहनत करनी है जोश और जुनून के साथ। जिस जोश और जुनून के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बस उसी जोश और जुनून के साथ आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। सारी वीडियो आपको देखनी है, उसी जोश और जुनून के साथ आपको तैयारी करनी है। आप वीडियो में जुड़े उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अपेक्षा रहेगी कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको प्रश्नों का सिलेक्शन कैसा लगा।
मैं मिलता हूं नई वीडियो में नए कंटेंट को लेकर, एक नया टॉपिक जिससे रिलेटेड एमसीक्यू आपको मिलेंगे कल इसी समय। देखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।